Hello everyone. So today we will continue the chapter 1 French Revolution from the history, and today the topic is the outbreak of revolution. So we will read that how the French Revolution outbroke. Outbreak यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है आरंभ होना। ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो शुरू कैसे हुआ, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन दी प्रीवियस सेक्शन। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो लुई 16 था, जब वो राजा बना तो उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया था, क्योंकि जो ट्रेजरी थी यानी जो राजकोष था वो खाली था। वो क्यों खाली था? क्योंकि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट क्या कर रहा था? वॉर लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, वॉर लड़ रहा था क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था, 13 कॉलोनीज जो थी वो अमेरिका में बसाई थी ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश कॉलोनीज को हटाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? वॉर किया ब्रिटेन के साथ। और इस वॉर में किसने साथ दिया था? फ्रांस ने। फ्रांस ने किसका साथ दिया था? अमेरिका का साथ दिया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि वॉर में क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी, तो जो कुछ भी खर्चा हुआ वॉर में वो फ्रांस के ऊपर कर्ज के तौर पर आ गया। यानी अब फ्रांस को कर्ज देना था अराउंड 2 बिलियन कुछ लीवर्स, हमने पढ़े भी थे पिछली बार। इतना कर्ज जो था फ्रांस स्टेट को देना था, और जो सारा ट्रेजर था फ्रांस का वो खाली हो चुका था, एम्प्टी हो चुका था। ठीक है, तो जब लुई 16 राजा बना तब उसके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। आर्थिक रूप से फ्रांस जो था वो काफ़ी वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। तो उसने एक आइडिया निकाला कि भाई मैं टैक्सेस इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जो थर्ड एस्टेट था वो टैक्स देता था, ये भी आपने पढ़ा पिछले वीडियोस में। तो उसने इन्हीं कारणों की वजह से, यही वो रीज़न है जो आप पढ़ चुके हो प्रीवियस सेक्शन में। ठीक है, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? क्या आपको ये लगता है कि जो राजा है उसने अपना अकेला ही डिसीजन ले लिया होगा कि भाई टैक्स बढ़ाना है? In France of the old regime, the monarch did not have the power, याद रखिए, did not have the power to impose taxes according to his will alone. जो राजा था यानी जो मोनार्क था वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेता था, या फिर वो अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए क्या करना पड़ता था? ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी ऑफ द एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल मतलब होता है जो 3 स्टेट्स हमने पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट एस्टेट में आता है क्लर्जी, ठीक है, फिर आता है नोबल सेकंड में, और जो थर्ड एस्टेट होते हैं वो होते हैं जैसे कि लॉयर्स, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, और पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, ये थर्ड एस्टेट बनाते थे। ये जो 3 एस्टेट्स थी इनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते थे। तो क्या करता था वो एस्टेट जनरल, राजा ना एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था। देन दे पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, और जो कुछ भी नए प्रस्ताव होते थे, चाहे वो टैक्सेस से जुड़े हों, कर से जुड़े होते थे, वो फिर पास किए जाते थे। तब जाकर लोगों पर टैक्स लागू होता था या नया कानून लागू होता था। अब सुनिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। The Estate General was a political body to which the 3 estates sent their representatives. मतलब जो ये लाइन जो है ये आपको समझ में आ जाएगा। जो एस्टेट जनरल है वो होता क्या है, ये देखिए। जो एस्टेट जनरल है इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। आप देख सकते हो ये पॉलिटिकल बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप कॉपी में लिख सकते हो, ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस तरीके से पॉलिटिकली चीज़ें चलती थी जब फ्रांस में ओल्ड रेजीम था। तो जो एस्टेट जनरल है वो क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक राजनीतिक संगठन है। किन का राजनीतिक संगठन है? किन लोगों को मिला के बना है?
वो 3 एस्टेट्स जो मैंने अभी आपको बताए, 3 एस्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे इसमें, ठीक है। इस एस्टेट जनरल में उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे जो 3 एस्टेट्स थी, यानी क्लर्जी के भी होते थे कुछ रिप्रेजेंटेटिव, फिर नोबल्स के भी होते थे कुछ रिप्रेजेंटेटिव, और जो थर्ड एस्टेट था हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्टेट था जिनकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इस एस्टेट जनरल बॉडी में होते थे, ठीक है। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. मतलब कह रहा है कि फिर भी राजा राजा जो था मोनार्क, वो अकेले एक डिसीजन ले सकता था। वो क्या था कि वो मीटिंग बुला सकता था कभी भी, ओके। जो एस्टेट जनरल थी उसकी मीटिंग वो कभी भी रख सकता था, जब भी उसको लगता था कि कोई नया प्रस्ताव लागू करवाना है तब वो मीटिंग बुला लिया करता था अपनी मर्जी से। द लास्ट टाइम, आखिरी बार जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में, 1614 में, ठीक है। आगे चलिए। ऑन 5 मई 1789, फिर से मैं बता देती हूँ, 1789 ये ईयर है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। उसने मीटिंग बुलाई थी नए टैक्स के प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 मई को, ठीक है, 1789 में। और रेस्प्लेंडेंट हॉल, देखिए रेस्प्लेंडेंट हॉल मतलब चमकदार, बहुत ही सजा हुआ, ठीक है। इन अ वर्साइल्स वॉज प्रिपेयर टू हॉस्ट द डेलीगेट्स। वर्साइल में एक महल था, वो महल बनवाया था लुइस 14 ने, ठीक है। लुइस 14 भी राजा थे, ये लुइस 16 है। तो जो लुइस 14 थे उन्होंने ये जो वर्साइल है, यहाँ पे जो पैलेस है उसको बनवाया था, ठीक है। तो उसी पैलेस में क्या किया गया, मीटिंग रखी गई डेलीगेट्स की होस्ट करने के लिए, ठीक है। जो हॉल था वो काफ़ी खूबसूरत था। मैं आपको वो पैलेस दिखा देती हूँ वर्साइल का। ये देखिए, पहले तो आप इसे देखो, ये रहा फ्रांस का मैप, ओके। ये यूरोप में है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसी कॉन्टिनेंट में ये फ्रांस है, ठीक है, देख सकते हो आप। ये पेरिस है जो कि इसकी कैपिटल है फ्रांस की, और ये रहा पैलेस ऑफ वर्साइल, ये यहीं पे स्थित है, ठीक है, जो स्टार दिख रहा है, ओके। अब एक चीज़ और देखिए, ये रहा वो पैलेस ऑफ वर्साइल, बहुत खूबसूरत है। ये एक्चुअली है, ये जैसे ये जो राजा होता था उसका यहाँ पर ये कैसल था, ये रेजिडेंस था, या फिर रेजिडेंस, यहीं पे राजा रहता था, ठीक है। ये रॉयल रेजिडेंस था, शाही घर था, ये शाही महल था जहाँ पे राजा जो लुइस 16 है, 14 है, ये लोग रहा करते थे। ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, मैं आप देख सकते हो। द पैलेस ऑफ वर्साइज, द सीट ऑफ फ्रेंच रॉयल्टी, ठीक है। अच्छा चलिए, तो उस जो मीटिंग बुलाई गई थी, जो असेंबली बुलाई गई थी एस्टेट्स ऑफ जनरल की, द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। देखिए फर्स्ट एस्टेट कौन सा है, क्लर्जी का, ठीक है। और जो सेकेंड एस्टेट है नोबल्स का। इन दोनों ने मिलके कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of third estate had to stand at the back। अब देखिए जो थर्ड एस्टेट था उसमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए उनके लिए, कितने लोगों ने रिप्रेजेंट किया थर्ड एस्टेट को, वो थे 600 मेंबर्स, ओके।
इनसे दुगने थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉल में किस तरह से वो मीटिंग हुई थी। ठीक है, देखिए ये रहा आपका, ये हॉल है जहाँ पर मीटिंग्स रखी गई थी। और हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है और ये क्लर्जी और नोबल्स बैठे हैं आमने सामने, ये किंग बैठा हुआ है यहाँ। और ये जितने भी आप पीछे देख रहे हो खड़े हुए लोग जो हैं, ये इस साइड में या इस साइड में, ये हैं क्या, ये थर्ड एस्टेट के लोग हैं। ठीक है, जिनके लिए बैठने की कोई सुविधा नहीं की गई, किसी तरह का कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया गया, क्योंकि वो थर्ड एस्टेट के लोग थे। दे वर रिगार्डेड एज लो। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन नोबल, क्लर्जी और किंग के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट था। नोबल्स और क्लर्जी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, यहाँ राजा बैठा है और ये सारे थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हैं ये। तो ये पूरा इस तरीके से आप देख सकते हो मीटिंग हुई थी। ओके, ये देख लीजिए एक बार और, इस तरीके से है। ये जो पीछे ये जो सब खड़े हुए हैं ना, ये थर्ड एस्टेट के लोग हैं। ये क्लर्जी और नोबल्स हैं जिनको सिटिंग, जिन्हें सीट दी गई थी प्रॉपर बैठने के लिए। एंड हियर इज द किंग। ओके, सो द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर। बिल्कुल, हमने देखा भाई 600 मेंबर्स आए थे थर्ड एस्टेट से। प्रॉस्परस एंड एडुकेटेड मेंबर्स, देखिए जो लोग थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कैसे लोग थे, मोर प्रॉस्परस। मोर प्रॉस्परस जिनके पास काफ़ी वेल्थ थी, यानी पैसा था। ठीक है, वेल्थ मतलब पैसा होता है। और एजुकेटेड भी थे, मतलब रिच भी थे और एजुकेटेड भी थे, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। उस असेंबली में, उस मीटिंग में इन लोगों को, यानी किन को मना किया गया, किसानों को, कलाकारों को और औरतों को, इनको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, however their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। देखिए थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो किन लोगों की शिकायतें और मांगे लेकर आए थे, जो बेचारे गरीब थे, जो किसान थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, औरतें, कलाकार। ठीक है, तो हालांकि इन तीनों को वहाँ अलाउ नहीं किया था, वहाँ नहीं जा सकते थे असेंबली में या मीटिंग में, लेकिन उनकी शिकायतें, ग्रीवांसेस मतलब होती हैं शिकायतें, और जो डिमांड्स थी उन लोगों की, उनको उनकी एक लिस्ट बनाई गई, कम से कम 40,000 लेटर्स में इतनी लंबी लिस्ट बनी थी, विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद दैम। और जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस लिस्ट को अपने साथ उस मीटिंग में लेकर गए थे। वोटिंग इन स्टेट्स जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote। तो ऐसा था कि जो एस्टेट जनरल थे, 3 एस्टेट जनरल्स थी, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब ये होता था कि जो वोटिंग करने का तरीका था ये था कि इन तीनों एस्टेट से एक एक वोट मिल जाता था, यानी कितने वोट्स हो गए, अराउंड 3 वोट्स हो गए। ठीक है, ईच स्टेट हैड 1 वोट। तो कोई भी प्रपोज़ल जब पास करना होता था तो ये एस्टेट्स अपनी वोट दे देती थी और वो प्रपोज़ल पास हो जाता था। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमिन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार जब नए टैक्सेस का प्रपोज़ल जब पास करवाना था असेंबली में, तो लुई 16 ने सोचा कि वही सेम प्रोसीजर जो होता है वोटिंग का, उसके तहत वो अपना प्रपोज़ल पास करवा लेगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हम पुराने तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे, इस बार पूरी असेंबली को एक
यूनिटी माना जाए, एक ही यूनिट माना जाएगा और जितने मेंबर्स हैं वो सब वोट करेंगे, उन सब का एक एक वोट होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। तो जिस वोटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे थर्ड एस्टेट, जिन्होंने ये कहा कि भाई सभी मेंबर्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो इस वक्त असेंबली में शामिल हैं, ठीक है। तो इस बात से जो राजा था उसने इनकार कर दिया। राजा ने कहा नहीं, इस तरीके से कोई वोटिंग नहीं होगी। दिस वॉज व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह में। वो लोग जो थे, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, वो वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, मतलब असेंबली छोड़कर चले गए, क्योंकि राजा ने मना कर दिया, राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसी कोई वोटिंग नहीं की जाएगी जिसमें हर एक मेंबर जो है वोट करे। जो पहले सिस्टम था वोटिंग का वो ये था कि ईच स्टेट हैड वन वोट, तो उसी तरीके से वोटिंग की जाएगी, कोई नया सिस्टम यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो गुस्से में जो वो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वहाँ से चले गए। आगे चलिए। The representatives of the third estate viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सोचा हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ही उन लोगों की आवाज़ हैं जो लोग इस फ्रांस में क्या चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं। और वो फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम सब के लिए, सबके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. वर्साइल के एक मैदान में टेनिस कोर्ट होगा। सभी लोग वहाँ पर 20 जून को, देखो 5 जून को राजा ने असेंबली बुलाई थी, 20 जून को जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन रिप्रेजेंटेटिव ने एक मीटिंग की। ओके, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। याद रखिए, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर लिया था, नेशनल असेंबली, ठीक है, थर्ड एस्टेट के लोगों ने। और ये एक्चुअली चाहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम है ना वो ख़त्म हो जाए, राजा की जो पावर्स हैं, राजा की जो किंग की जो पावर है वो कम कर दी जाए या फिर रोक लगा दी जाए उनकी पावर्स पे। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse, और उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक अलग अलग नहीं होंगे till they had drafted a constitution, संविधान, उन्होंने कहा कि हम संविधान बनाएंगे, एक ऐसा कानून, ऐसे कानून की हम किताब बनाएंगे जिसके तहत फ्रांस में क्या आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। वो ये चाहते थे कि सबको अधिकार मिले, सबके अपने अपने अधिकार हो, कर्तव्य हो, सिर्फ एक राजा के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति रूल नहीं करेगा, एक व्यक्ति शासन नहीं करेगा। So they wanted to draft a constitution for France that would limit the powers. ये देखिए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहते थे जो कि राजा की पावर्स को क्या करेगा, डिलिमिट कर देगा, सीमाएं लगा देगा उन पे, ठीक है। सो दे वर लेड बाय मीराब्यू एंड एबीसीज। देखिए ये दो नाम हैं, ये एक्चुअली हाई सोसाइटी से थे, जो आपके नोबल्स हैं या क्लर्जी है वहीं उसी एस्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका भी मानना था कि अब डेमोक्रेसी फ्रांस में आ जानी चाहिए। तो इन लोगों ने थर्ड एस्टेट का साथ दिया, इन दोनों ने। मीराब्यू, ठीक है, was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. मीराब्यू हालांकि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ही वॉज अ नोबल, लेकिन वो ये जानते थे कि कन्विंस्ड थे, वो ये समझते थे कि अब ज़रूरत है जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं समाज में,
जो क्लर्जी और नोबल को प्रिविलेजेस दी जाती हैं उन्हें खत्म होना चाहिए। अब मैं आपको फ्यूडल सिस्टम समझा देती हूँ एक बार। ये देखिए, अगर आप ये पिरामिड देखें तो इसमें फ्यूडल सिस्टम समझाया हुआ है। देखिए, सबसे लोअर, मैंने अभी पहले भी बताया था, जो सबसे लोअर पार्ट होता था इस पिरामिड का, उसमें होते थे पीजेंट्स और सर्फ। सर्फ मतलब जो सेवा वगैरह करते हैं ना, नौकर। पीजेंट्स हो गए किसान। फिर उसके बाद आते थे क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए। फिर आते थे नाइट्स, जो वॉर में जाते थे, जो प्रोटेक्शन देते थे। ठीक है, प्रोटेक्शन देते थे, इसलिए इनकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट ना सिर्फ इनको करते थे बल्कि किंग को भी करते थे। क्लियर। फिर आते थे वो नोबल्स जो किंग के अंडर काम किया करते थे, डिसीजंस लिए लेते थे, ये काफ़ी क्लोज थे किंग के। फिर टॉप पर होता था किंग। ठीक है, एक और पिक्चर है, ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ अगर आपको क्लियर नज़र आ रही हो तो। ये पिरामिड देखिए, ये है आपका सबसे लोअर पार्ट पिरामिड का, फ्यूडलिज्म का, जिसमें आ जाते हैं पीजेंट्स और सर्व्स। अब देखिए इनका काम क्या है, फार्म द लैंड। ठीक है, ये सर्विस दे रहे हैं। ये जो एरो ऊपर जा रहा है, ये क्या करते थे, ये इन लोगों की सेवाएं करते थे, इन लोगों की, ये जो है ना, इनकी सेवाएं करते थे। क्या करते थे, फार्म द लैंड, इन लोगों की ज़मीनों पर क्या करना, खेती करना। क्लियर। पे रेंट, किराया भी देते थे, मतलब इनकी ज़मीन पे काम भी कर रहे हैं और जो मेहनत करी, जो फसल उगाया, वो रेंट भी इन्हीं को दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग किराए पे ज़मीन दे देते थे इनको, इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी। ओके। इसके अलावा ये जो थे, जो मिलिट्री सर्विस दिया करती, जो नाइट्स थे, ये इन लोगों को खाना देते थे, इन लोगों को, पीजेंट्स को, प्रोटेक्शन भी देते थे इन लोगों को, और शेल्टर देते थे इन लोगों को। ठीक है, और इनके बदले में ये लोग इन्हें क्या देते थे, सेवाएं देते थे, इनकी ज़मीनें जोतना, खेती करना। ठीक है, बाकी जो सेवाएं होती वो देते थे। अब देखिए, इसके ऊपर आ जाते हैं ये लॉर्ड्स, वेसल्स, या जो नोबल्स होते हैं ना, वही आगे नोबल्स या लॉर्ड्स, वही बात है। ठीक है, इनके पास भी काफ़ी ज़मीनें होती थी। तो ये क्या करते थे, ये राजा को क्या देते थे, लॉयल्टी देते थे, मिलिट्री एड, यानी क्या बोलते हैं, सैनिक सहायता और वफादारी। और इसके बदले में राजा इन्हें क्या देता था, फीव्स एंड पीजेंट्स, मतलब फीफ मतलब ज़मीनें वगैरह जो होती हैं ना, वो। तो राजा इन्हें ज़मीन देता था, बदले में ये इनकी सेवा भी कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था। आप ध्यान से अगर देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, जो एरो अपर साइड जा रहे हैं, यानी नीचे वाला ऊपर की सेवा कर रहा है जिस किसी फॉर्म में, और जो एरो नीचे की ओर आ रहे हैं, वो ये लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग इन्हें फूड दे रहे हैं, इन्हें शेल्टर दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये फ्यूडल सिस्टम था जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो जो ये थे मिराबियो एंड अबीसीज, ये चाहते थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस चल रही है ना सोसाइटी में, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, जर्नल मतलब पत्रिका लिखना, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सलाइज। वर्साइल जो था वो एक क्या बन गया था, एक स्पॉट बन गया था। ठीक है, जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट किया करते थे। तो मिराबियो ने क्या किया कि पावरफुल स्पीचेस दी, काफ़ी ऐसी स्पीचेस दी जो प्रभावशाली थी, जैसे लोगों को समझ में आया कि डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है फ्रांस में। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए किस तरीके से पिक्चर बनाई गई है। ये नेशनल असेंबली में ये पिक्चर टांगी गई होगी। ठीक है, देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे लोग हैं, ये लोग जो हैं स्पीच वगैरह कुछ दे रहे हैं। चलिए आगे। अभी हमने मीराबियो के बारे में पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं एबेसीज। ओरिजिनली अ प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब क्या होते हैं,
चर्च के जो पोप होते हैं, जिन्हें हम पादरी भी बोलते हैं। सो ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट भी वही हो गया जो कागज़ पे, पहले एक्चुअली क्या था, प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंट मीडिया ज़्यादा थी, यानी जो प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ें लोगों तक जाती थी, टेलीविज़न वगैरह थी नहीं, तो पैम्पलेट्स होते थे, जर्नल्स लिखे जाते थे, न्यूज़पेपर्स होता था। ये पैम्पलेट वगैरह बांटे गए जिसमें उनका टॉपिक होता था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट क्या है, क्योंकि थर्ड एस्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ओके, While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. हुआ क्या कि जब नेशनल असेंबली यानी जो थर्ड एस्टेट था वो जब वर्साइल में बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, यानी वो संविधान का मसौदा तैयार कर रहा था, ड्राफ्ट तैयार कर रहा था कि कौन कौन से उसमें हम कानून लगाएं। द रेस्ट ऑफ फ्रांस शीथ्ड विद टर्मोइल। तो उस वक्त फ्रांस में क्या हो रहा था, एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, सब उथल पुथल हो रहा था वहाँ पर। क्यों हो रहा था? ए सीवियर विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट। बहुत जो वहाँ सर्दी जो पड़ी थी वो काफ़ी नुकसानदेह रही फसल के लिए, ठीक है, अच्छी फसल नहीं हो पाई, काफ़ी सीवियर विंटर थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड थी उसके प्राइसेस और भी हाई हो गए, और ऊंचे हो गए, और महंगी हो गई। ऑफन बेकर्स, जो बेक करते थे, जो बेकर्स थे यानी जो ब्रेड बनाते थे, वो भी एक्सप्लॉइट करने लगे, वो भी शोषण कर रहे थे। कैसे करते थे? एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। उन्होंने क्या किया? होर्डेड का मतलब जो ब्रेड्स होती थी उनको जो है गोदाम में छुपा लेते थे, ठीक है। अब जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, सप्लाईज को होल्ड कर लेते थे और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे, क्योंकि मार्केट में उन चीज़ों की कमी हो जाएगी। अगर गोदाम में छुपा दी जाए चीज़ें तो मार्केट में वो बिकेंगी नहीं, तो क्या माना जाएगा, कमी हो गई है। फिर उनको ऊंचे दामों पर मार्केट में बेचा जाता था। After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. लंबी कतारों में लगी औरतें बेकरी के आगे खड़ी रहती थी, और महंगी दामों में ये जब मिलती थी ब्रेड, तो जो औरतें थी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, गुस्सा आ गया उन्हें, और वो क्या करती थी, दुकानों पर हमला बोल देती थी, ठीक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रुप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इधर ही जब राजा ने देखा कि सब हर जगह जो है विद्रोह उठने लगे हैं उसके खिलाफ, तो उसने आदेश दे दिया कि जो ट्रुप्स हैं उन्हें पेरिस में भेज दिया जाए, क्योंकि जो ये वर्साइल है ना, ये आपका कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। ये आपने मैप देखा, आप मैप देखिए, ये देखिए, जो वर्साइल है वो एक्चुअली कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। तो इस वजह से उसने पेरिस में क्या किया कि कहा कि जो सेना है उसे वहाँ भेज दो, कंट्रोल करे वो सिचुएशन को वहाँ पर। 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉम्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टील। हमने अभी पढ़ा जो बेस्टील था, जो एक फोर्ट्रेस थी, प्रिज्न था, ठीक है, उसको लोगों ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, 14 जुलाई को। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. इधर ये अफवाह फैल गई, ये र्यूमर फैल गया कि गांव-गांव जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर है, यानी जो ज़मींदार है, जिनके पास ज़मीनें हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ डाकुओं को हायर कर लिया है, किराए पर लिया, और उनको क्या करने के लिए भेज रहे हैं गांव-गांव, कि जो पकी हुई फसलें हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर दे। यानी जो किसान जो हैं, जिन्होंने मेहनत से जो फसल उगाई थी, एक तो विंटर की वजह से हार्वेस्ट ख़राब हो गई, लेकिन जो कुछ था भी तो उसको जो डाकुओं की पूरी जो गैंग बुलाई गई थी, जो झुंड बुलाया गया था, उससे वो उसको डिस्ट्रॉय करवाना चाहते थे। मैनर मतलब होता है, ये देखिए मैनर की मीनिंग यहाँ लिखी है, एक ऐसा स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन, एक ऐसा जागीरदार बोल सकते हो इन्हें, ठीक है, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें वगैरह होती हैं वो, ओके।
तो सो कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा डर गए कि उनकी जो फसलें हैं जो पक चुकी हैं, राइप मतलब होता है राइप क्रॉप, पकी हुई फसलें, वो डर गए कि हमारी फसलें बर्बाद करने के लिए डाकू भेजे गए हैं। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिच फॉक्स। ये होज एंड पिच फॉक्स आप डिक्शनरी में देखिएगा, ये जो कुदाल होती है जिससे कि ज़मीन खोदा जाता है, ये सब जो मतलब खेती करने के लिए जो औजार यूज़ होते हैं उस वही है ये। उन्होंने उन चीज़ों को उठाया एंड अटैक्ड चेटिक्स। चेटिक्स जो है चैट्यू, ये एक्चुअली कैसल होता है, यानी एक महल जहाँ पर जो किंग है या नोबल मैन है वो रहते हैं। तो किसान थे वो इतना डर गए कि उन्होंने क्या किया, चैटिक्स पे जाकर हमला करना शुरू कर दिया। जहाँ राजा या नोबल रहते थे वहीं जाकर उन्होंने हमला शुरू कर दिया। दे लूटेड होर्डेड गेन, जो अनाज वगैरह को गोदाम में छुपा रखा था, ढेर कर रखा था, ठीक है, उन्होंने उसको लूट लिया पीजेंट्स ने। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज़। मैनोरियल ड्यूज़ का मतलब जो ज़मीन वगैरह का जो उन्होंने पूरा हिसाब किताब रखा था कि भाई इस किसान को हमने ये ज़मीन दी, इतनी बीघा ज़मीन दी और इसको हमें इतना इनकम टैक्स देना है या टैक्स के रूप में क्या क्या देना है, वो सारी चीज़ें जो हैं मतलब जो रिकॉर्ड था, जो डॉक्यूमेंट्स था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पीजेंट्स ने। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़। और जो नोबल्स थे ना वो डर के मारे भाग गए, बल्कि दूसरी जो आस पड़ोस की कंट्रीज़ थी वहाँ पे माइग्रेशन ले ली, मतलब वहाँ भागे, दूसरे देशों में चले गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा, यानी वहाँ के फ्रांस के जो नागरिक थे, फ्रांस के जो सिटीजन्स थे यानी नागरिक थे, उन्हीं की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स। जब राजा को लगा कि जो उसकी प्रजा है वो उसी के खिलाफ विद्रोह कर रही है, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड मतलब प्रदान करना, तो उसने प्रदान कर दिया। क्या प्रदान किया, रिकॉग्निशन, पहचान दे दी नेशनल असेंबली को कि भाई एक पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन है नेशनल असेंबली। तो राजा ने खुद उसको एक पहचान दी एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और उस सिद्धांत को भी एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ, अब से उसकी शक्तियों पर चेक लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी, बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राजा ने कहा कि अब वो संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree. 1789 में 4 अगस्त 1789 को जो असेंबली थी उसने एक डिक्री पास की, अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था फ्रांस में, मैंने अभी आपको दिखाया फ्यूडल सिस्टम, उस फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए। तो एक ऐसी डिक्री निकाली गई, एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत फ्रांस सोसाइटी में अब फ्यूडल सिस्टम नहीं रहेगा, ख़त्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी थे, ठीक है, जो क्लर्जी बनने, जो फर्स्ट एस्टेट था ना, फर्स्ट एस्टेट, उसके जो मेंबर्स थे उनको जो खास प्रिविलेज दी गई थी, खास प्रिविलेज कौन सी थी, मैंने बताया था, नो इनकम टैक्स, मतलब जो क्लर्जी थे वो इनकम टैक्स ही नहीं देते थे, इसके अलावा टिथ्स कलेक्ट करते थे, 1/10वां भाग जो होता था वो भी टैक्स ये चर्च कलेक्ट करता था। ये दो प्रिविलेजेस हुआ करती थी। तो जो डिक्री निकाली गई उसके तहत क्लर्जी को ज़बरदस्ती अपनी पावर्स या प्रिविलेजेस जो थी, जो विशेष अधिकार थे, उनको छोड़ना पड़ा। गिव अप माने छोड़ना। टिथ्स वर एबॉलिश, जो 1/10 पार्ट लेते थी ना क्लर्जी, चर्च, उसे भी एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड माने होता है जब्त करना। जो चर्च के पास ज़मीन थी, जो ज़मीन का मालिक था ना चर्च भी, तो उन ज़मीनों को क्या किया, नेशनल असेंबली ने
जब्त कर ली, और जब्त करने के बाद एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स। असेट्स क्या, कौन से असेट्स मिले? लैंड्स, ठीक है, जो टिथ से पैसा इकट्ठा होता था टैक्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हो गई तो कम से कम 2 बिलियन लीवर्स की कीमत के असेट्स मिल गए। अब सरकार के पास इतना पैसा था कि वो अपना कर्ज जो था, डेट, वो चुका सकते थे। क्लियर हुआ? चर्च की ज़मीन और चर्च से जो कर का पैसा मिला उससे सरकार ने क्या किया? फ्रांस का कर्जा चुकाया। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, किस तरीके से रेवोल्यूशन फैला था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कैसे फ्रांस में संविधान लागू हुआ, किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।